भारत की जमीन ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, है ना? यहाँ के पहाड़, मैदान, पठार, तट, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी कहानी कि कैसे इस धरती ने, इस लैंडस्केप ने हमारे इतिहास को, हमारे समाज को और हाँ, हमारे जीने के तरीके को गढ़ा है, शेप किया है। और आज हम इसी दिलचस्प कहानी की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा आधार है स्रोत सामग्री यूनिट 2 इंडियन लैंडस्केप। जी। और जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझ बहुत ही फाउंडेशनल है, क्योंकि ये भूगोल से लेकर पर्यावरण, इतिहास, समाज, कई विषयों को जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन। इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि श्रोता भारत के फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक स्वरूप, यहाँ की वेजिटेशन यानी वनस्पति और सॉइल्स यानी मिट्टी के बारे में काफी गहराई से जान पाएंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ इस लैंडस्केप, इस परिदृश्य को देखने का, समझने का नजरिया, परसेप्शन कैसे बदला है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले यूनिट में भी बात हुई थी, भारतीय परिदृश्य को समझना एक तरह से इनएस्केपेबल नेसेसिटी है ना? इसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। भारत इतना विशाल ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी डाइवर्स हैं और बायोजियोग्राफिक फीचर्स में इतनी विविधता है कि ये सब मिलकर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव बस्तियों के अलग अलग पैटर्न्स को जन्म देते हैं। मतलब जैसी जमीन वैसा रहन सहन। मोटे तौर पर हाँ, पैटर्न्स ऑफ लिविंग, मटेरियल कल्चर, यहाँ तक कि कंजम्पशन बिहेवियर में भी आपको अंतर दिखेगा। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि ये सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे इवॉल्व हुए और कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कौन से हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं भारत की फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषताओं से। इनका इतना डिटेल्ड ब्यौरा क्यों जरूरी है? देखिए, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति में जो अंतर हैं, उन्हें समझने से एनवायरमेंट सोसाइटी रिलेशनशिप को समझना आसान हो जाता है और इतिहास पर लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियों का क्या असर रहा, ये भी साफ होता है। तो भारत के मुख्य भौगोलिक विभाजन, मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन-कौन से हैं? हम भारत को मोटे तौर पर 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांट सकते हैं। 4 डिविजन्स, ओके। सबसे पहले उत्तर में द हिमालयाज, हिमालय, और साथ में ईस्टर्न हाईलैंड्स, पूर्वी उच्चभूमि। ये एक ऊंची पर्वत बाधा की तरह है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरा, उसके ठीक दक्षिण में प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के मैदान, जिन्हें हम गंगा यमुना दोआब या गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। अच्छा। तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, द इंडियन प्लेटो, भारतीय पठार, या प्लेटो ऑफ पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो ये 4 मुख्य हिस्से हो गए: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। इनमें सरफेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सतह की बनावट में क्या खास अंतर हैं? बहुत अंतर हैं। जैसे हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब युवा वलित पर्वत। यहाँ आपको तीव्र ढलानें, स्टीप स्लोप्स मिलेंगी और नई बनी नदी घाटियां, यंग रिवर वैलीज दिखेंगी। और प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया, वो तो काफी पुराना है ना? हाँ, वो एक ओल्ड शील्ड ब्लॉक है, बहुत पुराना। वहाँ जमीन ज्यादातर समतल है, प्लेन एरियाज हैं, लेकिन साथ में रेलिक्ट माउंटेन्स यानी घिस चुके पुराने पहाड़ भी हैं और पुरानी नदी घाटियां, ओल्ड रिवर वैलीज हैं। अच्छा, और उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स? वो तो एकदम फ्लैट और एलुवियल हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने, और जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो हाल ही में बने हैं, रीसेंट ओरिजिन के हैं। और कोस्टल लोलैंड्स, तटीय मैदान? वो भी ज्यादातर फ्लैट है, खासकर जहां नदियों के डेल्टास बनते हैं। कहीं कहीं थोड़ी रोलिंग लैंड मतलब हल्की ऊंची नीची जमीन भी मिलती है। ठीक है, तो ये बुनियादी अंतर हो गए। अब थोड़ा विस्तार में चलते हैं। सबसे पहले द हिमालयाज, हिमालय। इनकी भव्यता तो खैर जग जाहिर है। बिल्कुल। ये एक हाईली रगड मतलब अत्यंत उबड़ खाबड़ और कंटिन्यूअस यानी सतत पर्वत श्रृंखला है। लंबाई कितनी है इनकी? लगभग 2500 किलोमीटर्स। पूर्व में ब्रह्मपुत्र गॉड से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक। और चौड़ाई? चौड़ाई बदलती रहती है, कहीं 150 किलोमीटर तो कहीं 400 किलोमीटर तक। और इनकी शेप एक आर्क जैसी है, चापाकार। आपने कहा ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर मौजूद सबसे युवा वलित पर्वतों में से एक। इनका निर्माण अभी भी मतलब भूगर्भिक समय के पैमाने पर जारी है। अनियमित अंतराल पर अपलिफ्ट यानी उत्थान होता रहता है, जिससे नदियां फिर से जवान हो जाती हैं, उनमें नई ऊर्जा आ जाती है। इसे
रीजुविनेशन ऑफ रिवर्स कहते हैं। अच्छा, रीजुविनेशन ऑफ रिवर्स। हाँ, यहाँ चट्टानों की परतें बहुत ज्यादा मुड़ी हुई हैं, इंटेंसली फोल्डेड स्ट्राटा हैं। लेकिन एक खास बात है, यहाँ बड़े बड़े इंटर माउंटेन प्लेटोज यानी पहाड़ों के बीच के पठार या बड़े बेसिन्स ज्यादा नहीं मिलते। कोई अपवाद? एक्सेप्शन। हाँ, एक बड़ा एक्सेप्शन है वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर घाटी। ये काफी बड़ी है, करीब 135 किलोमीटर लंबी और 40 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, अब हिमालय की मुख्य श्रृंखलाओं, मेन रेंजेस की बात करते हैं। 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं और साथ में ईस्टर्न हाईलैंड्स भी। हाँ, सबसे दक्षिण में मैदानों से सटी हुई है द शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी। ये फुट हिल्स है ना, तलहटी। बिल्कुल, ये हिमालय की तलहटी है। ये मुख्य रूप से बोल्डर और क्ले, मतलब बड़े पत्थरों और चिकनी मिट्टी से बनी है। चौड़ाई पश्चिम में करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व की तरफ जाते जाते ये संकरी हो जाती है। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं, 1220 मीटर से कम ही रहती है। और ये बनी कैसे? इनका निर्माण मुख्य हिमालय बनने के बाद हुआ। जब नदियां हिमालय से नीचे उतरी तो शिवालिक के उठने से उनका रास्ता रुका। ओह, तो अस्थायी झीलें, टेम्पररी लेक्स बन गई। उनमें मलबा, डेब्री जमा होता गया। फिर जब नदियों ने इन चट्टानों को काटा तो झीलों का पानी बह गया और पीछे रह गए समतल मैदान। इन्हीं मैदानों को दून कहते हैं। जैसे कि देहरादून? बिल्कुल सही। देहरादून एक क्लासिक उदाहरण है। इसकी ऊंचाई करीब 600 मीटर्स है। शिवालिक के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? उसके उत्तर में है द लेसर हिमालय, लघु हिमालय। इसे हिमाचल भी कहते हैं। इसका स्वरूप कैसा है? ये भी काफी उबड़ खाबड़ है। नदियों ने इसे बहुत गहराई तक काटा है, डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। पश्चिम में इसके कुछ जाने माने नाम हैं, जैसे धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा। और नेपाल और कुमाऊं में? नेपाल में से महाभारत रेंज कहते हैं और कुमाऊं में मसूरी रेंज। इसकी ऊंचाई? ऊंचाई में काफी वेरिएशन है, आमतौर पर 3050 मीटर्स से कम, लेकिन कुछ चोटियां 4570 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो सकती हैं। चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। और सबसे उत्तर में सबसे ऊंची श्रृंखला? वो है द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये हिमालय की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हाईएस्ट रेंज है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट करीब 6100 मीटर्स है। चौड़ाई ज्यादा नहीं, लगभग 25 किलोमीटर्स। और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। जी हाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स। मैं दोहराता हूं, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स। फिर कंचनजंगा 8598 मीटर्स। कंचनजंगा 8598 मीटर्स। और भी हैं? हाँ, मकालू 8481 मीटर्स, धौलागिरी 8172 मीटर्स और पश्चिम में नंगा पर्वत 8126 मीटर्स। ये सब यही हैं। नंगा पर्वत इसका पश्चिमी छोर है। हाँ, और पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा 7756 मीटर्स, जो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां दिहांग कहते हैं, के पास। हिमाद्री मतलब बर्फ का घर, तो ये हमेशा बर्फ से ढका रहता होगा। बिल्कुल, साल भर बर्फ से ढका रहता है, स्नो बाउंड। यहीं से बड़े बड़े ग्लेशियर्स, हिमनद निकलते हैं जो नीचे की ओर खिसकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो 2440 मीटर्स की ऊंचाई तक भी ग्लेशियर मिल जाते हैं। पूर्व में करीब 3960 मीटर्स। और इन ग्लेशियरों का क्या महत्व है? बहुत ज्यादा। इनके पिघलने से ही उत्तर भारत की ज्यादातर नदियों को साल भर पानी मिलता है, खासकर शुष्क महीनों में, ड्राई मंथ्स में। इसी पानी से सिंचाई संभव होती है। लेकिन ये ग्रेट हिमालयस पार करने में तो बहुत मुश्किल होते होंगे, फॉरबिडिंग नेचर के हैं। हाँ, बेहद दुर्गम। इन्हें सिर्फ कुछ दर्रों, पासेस से ही पार किया जा सकता है, और वो भी सर्दियों में अक्सर बर्फ से बंद हो जाते हैं, इनएक्सेसिबल। दर्रों की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचे हैं, ज्यादातर 4570 मीटर से ऊपर। पुराने जमाने में पैक एनिमल्स यानी जानवरों पर सामान लादकर ही यात्रा होती थी। कुछ प्रमुख दर्रों के नाम बताएंगे? जरूर, जैसे जम्मू कश्मीर में बर्जिल पास और जोजिला। मैं फिर से कहता हूं, बर्जिल पास, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला और शिंकिला, बारालाचला, शिंकिला। और उत्तराखंड तब यूपी का हिस्सा, और सिक्किम में? उत्तराखंड में थागाला, नीति पास, लिपुलेख पास, और सिक्किम में नाथुला और जलेपला, नाथुला, जलेपला। तो ये ग्रेट हिमालयस एक तरह से भारत और तिब्बत, चीन के बीच एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। एकदम सही।
इनकी फॉर्मिडेबल हाइट यानी दुर्लंघ ऊंचाई के कारण ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं आइसी कोल्ड विंड्स को रोकते हैं और साथ ही दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं मानसून विंड्स को भी भारत के अंदर ही सीमित रखते हैं, जिससे यहाँ अच्छी बारिश होती है। हिमालय के उत्तर में भी एक श्रृंखला है ना, कराकोरम रेंज। हाँ, काराकोरम रेंज ये एक ट्रांस हिमालयन रेंज है, मतलब हिमालय के पार जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। इसकी ऊंचाई, यहाँ की चोटियां आमतौर पर 4620 मीटर से ऊंची हैं और यहीं पर है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ऊंचाई है 8611 मीटर्स। K2 8611 मीटर्स। जी। पश्चिम में जाकर ये पमीर नोट में मिल जाती है। ये इलाका बहुत ही ब्लीक, डेसोलेट, मतलब निर्जन, उजाड़ और ऊंचा पर्वतीय बंजर भूमि जैसा है, लेकिन ये भी मध्य एशिया की शुष्क हवाओं से भारत की रक्षा करता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स की, पूर्वी उच्च भूमि की। ये पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। इनकी दिशा उत्तर दक्षिण है और ये एक क्रेसेंट शेप अर्धचंद्राकार बनाती हैं। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है यहाँ? उत्तर में है दाफा बुम, जिसकी ऊंचाई 4578 मीटर्स है। और उसके दक्षिण में? दाफा बुम के दक्षिणी छोर से पटकाई बुम शुरू होती है, जो भारत और बर्मा अब म्यांमार के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे जाकर ये नागा रेंज में मिल जाती हैं। नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी? सारामती 3926 मीटर्स। ये पटकाई और नागा रेंज मिलकर भारत और बर्मा के बीच एक जल विभाजक, वाटरशेड का काम करती हैं। मतलब इनके एक तरफ का पानी भारत की नदियों में जाता है, दूसरी तरफ का बर्मा की नदियों में। इसके और दक्षिण में? दक्षिण की ओर मणिपुर हिल्स, मणिपुर पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई 2500 मीटर से कम है। फिर मिजो हिल्स, मिजो पहाड़ियां और त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा पहाड़ियां आती हैं। इनकी संरचना कैसी है? ये भी फोल्डेड रेंजेस हैं, मतलब वलित श्रेणियां हैं, जो घाटियों के साथ एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट विद वैलीज मिलती हैं। इसका जल निकासी पर क्या असर पड़ता है? इससे एक खास तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है, जिसे ट्रेलिस्ड ड्रेनेज, जालीदार जल निकासी कहते हैं। इसमें मुख्य नदी के समानांतर सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं, जैसे जाली होती है। अच्छा। इन श्रेणियों और घाटियों की सामान्य दिशा उत्तर दक्षिण है। यहाँ बहुत घने जंगल, थिक फॉरेस्ट्स हैं और इन्हें पार करना काफी मुश्किल है। फ्यू पासेस हैं। अब हिमालयी नदियों और उनके द्वारा बनाए गए गॉर्जेस की बात करते हैं। 3 प्रमुख नदियां, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस। इनका स्रोत कहाँ है? इन तीनों का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, ग्रेट हिमालयाज के उत्तर में। ऊंचाई करीब 4570 से 4875 मीटर्स है। लेकिन ये नदियां ग्रेट हिमालयाज को पार कैसे करती हैं, जो इनके स्रोत से भी ऊंचे हैं? यही तो कमाल है। ये नदियां ग्रेट हिमालयाज को काटकर बहुत गहरे और संकरे गॉर्ज, वेरी डीप नैरो गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्जेस? हाँ, महाखड्ड। कुछ भूगोलवेत्ता और भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये नदियां उन पहाड़ों से भी पुरानी हैं, ओल्डर देन द माउंटेन्स, जिन्हें ये पार करती हैं। इसे एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं। एंटीसीडेंट ड्रेनेज मतलब ये कि नदी पहले से बह रही थी हाँ। और पहाड़ धीरे धीरे उसके रास्ते में ऊपर उठता गया। जैसे जैसे पहाड़ उठा, नदी ने भी अपना रास्ता नीचे की ओर काटना जारी रखा, उसे गहरा करती गई, इंट्रेंचिंग इट्स कोर्स। तो ये गॉर्ज बहुत गहरे होंगे? हाँ, 3 किलोमीटर से गहरे गॉर्ज मिलना आम बात है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास दुनिया का शायद सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, 5180 मीटर्स गहरा। 5180 मीटर्स, अविश्वसनीय। जी, और सिर्फ सिंधु नहीं, भागीरथी, अलकनंदा, करनाली, गंडक, अरुण कोसी, तीस्ता, मानस जैसी और भी कई नदियां ग्रेट हिमालयाज में गहरे गॉर्ज बनाती हैं। फिर ये मैदानों में कैसे उतरती हैं? ये नदियां कुछ दूरी तक तो पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती हैं और फिर अचानक मुड़कर गहरे गॉर्ज बनाते हुए उत्तरी भारत के मैदानों में उतर आती हैं। इन घाटियों में रिवर टेरेसेस भी मिलते हैं। हाँ, नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेसेस मिलते हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि हिमालय का उत्थान रुक रुक कर हुआ है और नदियों का कायाकल्प रिजुविनेशन हुआ है। ये तो हुई हिमालय की बात। अब आते हैं सेक्शन 2.1.2, द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के मैदान। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हैं, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्कन का पठार के बीच।
इनके अलग अलग हिस्से हैं? हाँ, पश्चिम में सतलज प्लेन, सतलुज का मैदान, मध्य में गंगा प्लेन, गंगा का मैदान, और पूर्व में गंगा डेल्टा और ब्रह्मपुत्र घाटी। इसमें हम अरावली रेंज के पश्चिम के रेगिस्तानी भाग, डेजर्ट को भी शामिल कर सकते हैं। पश्चिम में ये पंजाब और राजस्थान से आगे पाकिस्तान में इंडस प्लेन यानी सिंधु के मैदान तक फैले हैं। आकार में कितने बड़े हैं ये? बहुत विशाल, लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक हैं ये, और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा, 1/5 है। और बिल्कुल समतल, प्राइमरीली लेवल प्लेन्स? ज्यादातर हाँ, कहीं कहीं अरावली रेंज के कुछ आउटलायर्स यानी बाहर निकले हुए हिस्से दिख जाते हैं, जैसे दिल्ली के पास जो रिज है। और इनका निर्माण कैसे हुआ, ये पहले भी बताया था आपने। हाँ, जब हिमालय वलित पर्वत के रूप में ऊपर उठे तो उनके दक्षिण में एक गहरा गर्त, डीप ट्रेंच बन गया, करीब 6 से 8 किलोमीटर गहरा। और हिमालय से आने वाली नदियों ने लाखों सालों में इसे अपने लाए हुए मलबे, अलूवियम से भर दिया। और ये इतने समतल क्यों हैं? इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक, कि ये जमाव पानी के नीचे हुआ, डेपोजिशन इन वाटर, जिससे सतह समतल हो गई। और दूसरा, कि बाद में इस क्षेत्र में कोई खास भू आंदोलन, अर्थ मूवमेंट नहीं हुआ। हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों का क्या? वो तो शुष्क है। हाँ, उन शुष्क पश्चिमी भागों में हवा द्वारा उड़ाई गई धूल, विंड ब्लोन डस्ट, का भी योगदान रहा है मैदानों को बनाने में। गंगा के मैदान के दक्षिणी किनारे पर कुछ खड्डों, रिवीन्स की बात भी आती है। जी, खासकर चंबल और सोन नदियों के बीच के इलाके में नदियों ने वहां की उपजाऊ जलोढ़ भूमि को काटकर गहरे खड्ड बना दिए हैं, जिससे वो जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो गई है। अब इन मैदानों में बहने वाली नदियों की बात करते हैं। ये बहुत घूमती हैं, है ना? मियांडर्स बनाती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मियांडर्स बनाती हैं, क्योंकि ढलान बहुत कम है। इन नदियों का महत्व क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कम वर्षा वाले इलाकों में सिंचाई, इरिगेशन के लिए ये नदियां जीवन रेखाएं हैं। नहर सिंचाई, कैनल इरिगेशन ने अकाल फैमिन्स को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और बिजली? हाँ, नहरों के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति का भी विकास हुआ है, जो उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए जरूरी है। लेकिन इन मैदानों में बाढ़, फ्लड्स भी तो बहुत आती हैं। बिल्कुल, बरसात के मौसम में अचानक और विनाशकारी बाढ़, सडन एंड डिजास्टर्स फ्लड्स आना आम बात है। क्यों आती हैं इतनी बाढ़ें? कई कारण हैं। एक तो मैदान बिल्कुल समतल हैं, दूसरा नदियां बहुत ज्यादा मियांडर्स बनाती हैं, तीसरा ढलान कम होने से नदियां सुस्त, स्लगिश हो जाती हैं, और भारी बारिश के बाद पानी को तेजी से समुद्र तक नहीं ले जा पाती। और इसका असर क्या होता है? जिन इलाकों में पानी का स्तर ऊंचा रहता है, हाई वाटर टेबल है, वहां बाढ़ का पानी महीनों तक खड़ा रह सकता है। इससे रबी की फसलें, राबी क्रॉप्स जैसे गेहूं की बुआई में दिक्कत आती है। और सर्दियों में? सर्दियों में इनमें पानी बहुत कम हो जाता है। तब ये नदियां अपनी चौड़ी घाटियों में बहुत छोटी दिखती हैं, मानो रिवर्स अपीयर मिसफिट्स। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिण की ओर। सेक्शन 2.1.3 द इंडियन प्लेटो, भारतीय पठार या प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसकी लोकेशन क्या है? ये उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदानों के दक्षिण में स्थित है। एक बड़े त्रिभुज, लार्ज ट्रायंगल जैसा आकार है इसका, जिसका दक्षिणी सिरा, एपेक्स, कन्याकुमारी पर है। ये हिमालय से पुराना है? हाँ, बहुत पुराना, हिमालय से बहुत पहले का बना हुआ है। ये प्राचीन आग्नेय चट्टानों, एंशिएंट इग्नियस रॉक्स से बना है। इस पर भू आंदोलनों, अर्थ मूवमेंट्स का क्या असर हुआ? यहाँ जो अर्थ मूवमेंट्स हुए वो मुख्य रूप से वर्टिकल थे, ऊर्ध्वाधर। इनसे चट्टानों में दरारें पड़ी, फॉल्ट्स बने और कुछ हिस्से नीचे धंस गए, जिससे फॉल्टेड बेसिन्स या रिफ्ट वैलीज, भ्रंश घाटियां बनी। ये कब हुआ? ये गोंडवाना पीरियड के दौरान हुआ। इन धसी हुई घाटियों में पानी भर गया, नदियां बहने लगी और उनमें सैंडस्टोन्स, बलुआ पत्थर, क्लेज, चिकनी मिट्टी और शेल जमा होते गए। इन्हीं जमाओं के बीच पेड़ पौधे दबने से कोयले की परतें, कोल बेड्स बनी। तो भारत का कोयला यही मिलता है? हाँ, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये सब गोंडवाना क्षेत्र हैं और यही मुख्य कोयला भंडार हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां? नर्मदा और ताप्ती घाटियां भी रिफ्ट वैलीज हैं, लेकिन ये शायद बाद में बनी। दिलचस्प बात यह है कि नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर पूर्वी हिस्से पर सोन नदी, सोन रिवर, ने कब्जा कर लिया है। नर्मदा सोन के उत्तर में क्या है? वहां मालवा पठार है। इसके पश्चिम में अरावली रेंज है और उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड क्षेत्र। इसका ढलान किधर है? इसका झुकाव उत्तर की ओर है, इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नॉर्थ।
ये हॉरिजॉन्टली बेडेड सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स और शेल से बना है, मतलब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल की क्षैतिज परतें, जो प्री गोंडवाना पीरियड में जमा हुई थी। ऐसा लगता है कि उस समय मालवा पठार समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। और दक्कन का पठार? डेक्कन प्लेटो? वो सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में है। क्रिटेशियस पीरियड में यहाँ बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। ओह। हाँ, जमीन में पड़ी दरारों, फिशर्स से पिघला हुआ बेसॉल्ट बह निकला और बार बार बहने से, रिपीटेड फ्लोज से उसने मौजूदा भू आकृतियों को ढक दिया। इससे ये विशाल बेसॉल्टिक प्लेटो बना। ये आज कहाँ दिखता है? नदियों ने काफी बड़े हिस्से से बेसॉल्ट को इरोड कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन आज भी ये महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, दक्षिणी मालवा पठार और काठियावाड़ के बड़े हिस्से में फैला है। कुल मिलाकर लगभग 520,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अब इस पठार के कुछ उपक्षेत्रों, सब रीजन्स की बात करते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज, द अरावली रेंज। अरावली रेंज उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है, दिल्ली से लेकर गुजरात के उत्तर पूर्वी किनारे तक। इसका स्वरूप कैसा है? दिल्ली और अजमेर के बीच ये टूटी फूटी अलग थलग चोटियों की श्रृंखला जैसी है, डिटैच्ड एंड डिसकंटिन्यूअस रिजेस। इनके बीच में बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज भी हैं, जहां का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता, लेकिन अजमेर के दक्षिण में ये लगभग कंटिन्यूअस यानी सतत हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी? माउंट आबू में गुरु शिखर। अरावली के बाद विंध्या रेंज, द विंध्या रेंज। हाँ, विंध्या रेंज को अक्सर लोग पर्वत समझते हैं, पर असल में ये मालवा पठार के किनारे बनी एक खड़ी ढलान वाली कगार है, स्टीप साइडेड एस्कार्पमेंट। ये नर्मदा घाटी के उत्तर में है। दिशा और लंबाई? दिशा लगभग उत्तर पूर्व है और ये नर्मदा सोन के उत्तरी किनारे के साथ करीब 1200 किलोमीटर तक फैली है। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, एवरेज हाइट 610 मीटर से कम है। संरचना? पश्चिमी भाग लावा यानी बेसॉल्ट से ढका है। पूर्वी भाग जहां लावा नहीं है उसे कैमूर हिल्स कहते हैं। विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज पश्चिम में तटीय मैदान से शुरू होकर पूर्व में अमरकंटक तक फैली है। ये नर्मदा और ताप्ती पूर्णा नदियों के बीच में है, लंबाई करीब 900 किलोमीटर। इसके हिस्से? पश्चिमी छोर पर राजपीपला हिल्स हैं, मध्य भाग में महादेव हिल्स और पूर्वी भाग अमरकंटक पठार कहलाता है, जिसका एकदम पूर्वी हिस्सा मैकाल रेंज है। इसका स्वरूप कैसा है? ये मुख्य रूप से 600 से 900 मीटर ऊंचे खड़ी ढलान वाले पठारों, स्टीप साइडेड प्लेटोज की श्रृंखला है। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ के मैदान छत्तीसगढ़ प्लेन की ओर देखती है। सबसे ऊंचा बिंदु? धूपगढ़, पचमढ़ी के पास। राजपीपला हिल्स और पचमढ़ी पठार का इलाका काफी कटा-फटा, डीपली डिसेक्टेड है और लोकल रिलीफ यानी स्थानीय ऊंचाई का अंतर काफी ज्यादा है। ये भी ज्यादातर बेसाल्ट की मोटी परतों से ढका है। इसे पार करने के लिए कोई रास्ते हैं? हाँ, इसमें 2 महत्वपूर्ण दरारें, गैप्स हैं। एक भुसावल खंडवा रेल लाइन इस्तेमाल करती है, दूसरी जबलपुर बालाघाट रेल लाइन। आपने छत्तीसगढ़ मैदान, द छत्तीसगढ़ प्लेन का जिक्र किया, ये कहाँ है? ये मैकाल रेंज के पूर्व में है। ये एक बेसिन है जिसे अपर महानदी यानी ऊपरी महानदी नदी अपवाहित करती है। ये वैनगंगा घाटी से खैरगढ़ पठार द्वारा अलग होता है। इसकी चट्टानें कैसी हैं? यहाँ लगभग क्षैतिज चूना पत्थर और शेल की परतें हैं, नियरली हॉरिजॉन्टल बेड्स ऑफ लाइमस्टोन एंड शेल्स। ये चारों ओर से पहाड़ियों या पठारों से घिरा है। काफी बड़ा इलाका है, लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके पूर्व में? इसके पूर्व में आता है द छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार। इसमें बिहार का पठारी हिस्सा, मध्य प्रदेश का पूर्वी किनारा और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला शामिल है। इसके मुख्य भाग कौन से हैं? इसके महत्वपूर्ण भौगोलिक खंड हैं दक्षिण में रांची प्लेटो, रांची पठार, उत्तर में हजारीबाग प्लेटो, हजारीबाग पठार और उत्तर पूर्व में राजमहल हिल्स। रांची पठार दामोदर नदी के दक्षिण में है। तो ये एक पठार नहीं बल्कि पठारों का समूह है। हाँ, ग्रुप ऑफ प्लेटोज कहना ज्यादा सही होगा, जो अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित हैं। पठार की सतह ज्यादातर लहरदार हैं, मोस्टली रोलिंग, जिस पर कहीं कहीं कॉनिकल हिल्स, शंक्वाकार पहाड़ियां दिख जाती हैं। सबसे ऊंचा बिंदु? पूर्वी भाग में पारसनाथ सबसे ऊंचा है। और राजमहल हिल्स? ये छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी किनारा बनाती हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ये ज्यादातर बेसॉल्ट से बनी हैं और कटकर अलग अलग पठारों में बट गई हैं, डाइसेक्टेड इनटू सेपरेट प्लेटोज। पठार के कुछ और हिस्से भी हैं? अदर सब रीजन्स? जी हाँ,
मेघालय में भी भारतीय पठार के चट्टानों का विस्तार मिलता है। इसे शिलोंग प्लेटो या मेघालय प्लेटो कहते हैं। ये एक आयताकार ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा है। इसके भाग? पश्चिम में गारो हिल्स, मध्य में खासी जयंतिया हिल्स और पूर्व में मिकिर हिल्स। खासी हिल्स का मध्य भाग एक टेबल लैंड जैसा है और शिलोंग शहर इसी पर बसा है। ये मेघालय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है। मध्य भारत में कुछ और? हाँ, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती घाटी है और उसके भी दक्षिण में अजंता रेंज है, जो पूर्व पश्चिम फैली है, बेसाल्ट से बनी है और ऊपर से पठार जैसी दिखती है। अब आते हैं पठार के किनारों पर। पूर्वी घाट? ये भारतीय पठार की पूर्वी सीमा बनाते हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है। कई बड़ी नदियों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नाड ने बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन्हें तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। इनके मुख्य ब्लॉक कौन से हैं? पेन्नार और कृष्णा नदियों के बीच नल्लामाला हिल्स हैं। महानदी और गोदावरी के बीच बस्तर, ओडिशा उच्च भूमि है। ऊंचाई कैसी है? कृष्णा नदी के दक्षिण में इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। गोदावरी के उत्तर में ये ज्यादा ऊंचे हैं। विशाखापत्तनम जिले के पास तो 1680 मीटर तक पहुंच जाते हैं। महेंद्रगिरी ओडिशा में है, 1501 मीटर ऊंचा। ये दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। और पश्चिमी किनारे पर? वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। ये दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ये ताप्ती घाटी के मुहाने से लेकर दक्षिण तक एक कंटिन्यूअस रेंज, सतत श्रृंखला के रूप में फैले हैं और दक्षिण में जाकर नीलगिरी हिल्स में पूर्वी घाट से मिल जाते हैं। ये पश्चिमी तटीय मैदान से अचानक उठते हैं। हाँ, राइज अप रपली। इनकी औसत ऊंचाई महाराष्ट्र में करीब 920 मीटर है, कर्नाटक में 1000 मीटर से भी ज्यादा। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेट्टा। दक्कन पठार का ढलान किधर है? डेक्कन पिलरेज रिवर्स एंड रेंजेस। पठार पर क्या असर डाला है? इन नदियों और इनकी सहायक नदियों ने पठार को काटकर चौड़ी घाटियां, ब्रॉड वैलीज बना दी हैं और बीच बीच में ऊंची जमीन, हाईलैंड्स छूट गई हैं। ये हाईलैंड्स कैसी दिखती हैं? ये लंबी, कम ऊंची पर्वत श्रेणियों, लॉन्ग लो रेंजेस जैसी बन गई हैं, खासकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के दक्कन क्षेत्र में। जैसे ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में अजंता रेंज है और भीमा नदी जो कृष्णा की सहायक है, और ऊपरी गोदावरी के बीच बालाघाट रेंज है। इनके बीच में मैदान है? हाँ, इन श्रेणियों के बीच करीब 450 मीटर की ऊंचाई तक फैली चौड़ी घाटी के मैदान, ब्रॉड वैली प्लेन्स मिलते हैं। सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? कार्डमम हिल्स। हाँ, सुदूर दक्षिण में है कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां। ये नाइसेस और शिस्ट जैसी चट्टानों से बनी हैं। ये नीलगिरी से पालघाट गैप नाम के एक अंतराल द्वारा अलग होती हैं। यहाँ की मुख्य चोटियां? पूर्व की ओर पालनी हिल्स हैं और एनाइमलाई हिल्स में ही है अनाईमुडी, 2695 मीटर्स ऊंची। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पहाड़ियां दोनों ओर के मैदानों में लगभग अचानक खत्म हो जाती हैं, एंड ऑलमोस्ट अब्रप्टली। वाह, ये तो पठार का काफी विस्तृत विवरण हो गया। अब आते हैं चौथे भाग पर, सेक्शन 2.1.4, द कोस्टल लोलैंड्स। जी, प्रायद्वीपीय भारत का पठार दोनों तरफ यानी पूर्व और पश्चिम में संक्रेत तटीय निचले मैदानों, नैरो कोस्टल लोलैंड से घिरा है। ये बने कैसे? माना जाता है कि ये अनिवार्य रूप से समुद्र के उभरे हुए तल हैं, इमर्ज्ड फ्लोर्स ऑफ द सीज adjoining द लैंड। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, कई जगहों पर उठे हुए समुद्र तट, रेज्ड बीचेस मिलते हैं और हाई वाटर मार्क के ऊपर वेव कट प्लेटफॉर्म्स यानी लहरों से कटे चबूतरे मिलते हैं। ये इसी बात का सबूत है कि ये जमीन पहले समुद्र के नीचे थी और बाद में ऊपर उठी। समुद्र स्तर में बदलाव का भी असर हुआ होगा। बिल्कुल। इनके उभरने के बाद भी समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन सी लेवल होते रहे, जिससे तटीय क्षेत्रों, लिटरल जोन्स की सतह पर कुछ और बदलाव आए हैं। पहले पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्ट कोस्टल लोलैंड्स की बात करते हैं। यहाँ काफी विविधता है। हाँ, यहाँ की स्थलाकृति काफी विविध, वेरिड फिजियोग्राफी है। आपको दलदल, मार्शेस, लगून्स, मड फ्लैट्स, प्रायद्वीप, पेनिनसुलाज, संकरी खाड़ियाँ, क्रीक्स, बड़ी खाड़ियाँ, गल्फ्स और द्वीप, आइलैंड्स सब मिलेंगे। इसके मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर से शुरू करें तो कच्छ का रन ऑफ कच्छ, फिर कच्छ और काठियावाड़ के प्रायद्वीप, पेनिनसुलाज ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़, और फिर गुजरात का मैदान, गुजरात प्लेन। कच्छ का रण?
ये तो रेगिस्तान जैसा है। ये कच्छ प्रायद्वीप के उत्तर में है। पहले ये समुद्र की एक खाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक विशाल, निर्जन, निचला मैदान, वास्ट, डेसोलेट लोलैंड है। ये बना कैसे? मुख्य रूप से अतीत में सिंधु नदी द्वारा लाए गए गाद, सिल्ट के जमाव से बना है। इसकी सतह समुद्र तल से बस थोड़ी ही ऊपर है। यहाँ आपको मड फ्लैट्स, दलदल और क्रीक्स मिलेंगी। बारिश में क्या होता है? बरसात में पूरा इलाका उथले पानी से ढक जाता है और नदियां जो थोड़ा बहुत पानी और गाद लाती हैं, उससे ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ द्वीप जैसे हिस्से भी हैं, बेला, खादिर, पच्छम, ये कुछ नाम है। और कच्छ प्रायद्वीप? पेनिनसुला ऑफ कच्छ। ये रण के दक्षिण में है। ये भी पहले एक द्वीप था। ये एक शुष्क क्षेत्र है, एरिड एरिया। तट और रण के किनारे चौड़ा रेतीला भूभाग है, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में निचली चट्टानी चोटियां हैं जिन पर वनस्पति नहीं है। इसके दक्षिण में काठियावाड़। हाँ, काठियावाड़ पेनिनसुला। इसका मध्य भाग पहाड़ी है, बाकी जगह लहरदार मैदान, रोलिंग प्लेन है। गिरनार हिल्स में गोरखनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। गिर हिल्स भी यही है? जी, गिर हिल्स काठियावाड़ के दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम दिशा में। ये मध्य काठियावाड़ की एक उत्तर दक्षिण फैली निचली खटीफटी श्रेणी से जुड़ी हैं। इसके उत्तर पूर्व में नल झील, लेक नल है, जो एक दलदली निचला क्षेत्र है। इसके बाद आता है गुजरात का मैदान, गुजरात प्लेन। हाँ, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती जैसी कई छोटी बड़ी नदियां खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कंबे में गिरती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में तलछट, सेडिमेंट्स लाती हैं। इससे खाड़ी लगातार भर रही है, सिल्टेशन हो रहा है और मैदान बन रहा है। बिल्कुल। इसी सिल्टेशन से दमन के उत्तर से लेकर अरावली रेंज तक एक चौड़ा उपजाऊ जलोढ़ मैदान बन गया है। दमन के दक्षिण में तट कैसा है? कोंकण कोस्ट? दमन के दक्षिण में तटीय मैदान फिर से संकरा हो जाता है, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा, कहीं-कहीं थोड़ा ज्यादा। दमन और गोवा के बीच के पश्चिमी तट को कोंकण कहते हैं। यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं। हाँ, गोवा और कोंकण के तटीय मैदानों में, खासकर बंबई के दक्षिण में, निचली पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें नदियों ने काट दिया है। समुद्र के पास ये क्रीक्स बनाती हैं। यहाँ सबमर्जन्स के भी संकेत हैं। हाँ, नदियों के निचले हिस्सों का डूबना, ड्राउनिंग ऑफ द लोअर कोर्सेस, खासकर मार्मागांव के उत्तर में, ये बताता है कि हाल के भूवैज्ञानिक समय में तट का कुछ हिस्सा थोड़ा नीचे धंसा है, स्मॉल स्केल सबमर्जेंस हुआ है। और दक्षिण में सदर्न वेस्ट कोस्ट, जिसे मालाबार कोस्ट भी कहते हैं, पालघाट गैप के आसपास, और केरल में दक्षिण की ओर तटीय मैदान फिर से चौड़ा हो जाता है, कहीं-कहीं 96 किलोमीटर्स तक। केरल के कयाल्स बहुत मशहूर हैं। हाँ, यहाँ तट के समानांतर चलने वाले रेत के टीलों जैसे ऑफशोर बार्स बन गए हैं, जिन्होंने लगून्स को घेर लिया है। इन्हीं लैगून को दक्षिणी केरल में कयाल्स कहते हैं। इनमें पानी कहाँ से आता है? कई नदियां अपना पानी इन कयालों में डालती हैं और फिर ये लैगून संकरे मुहानों से समुद्र में मिल जाते हैं। इन लैगून और ऑफशोर बार का बनना ये संकेत देता है कि दक्षिणी तटीय मैदान हाल ही में थोड़ा ऊपर उठा है, स्लाइट इमर्जेंस हुआ है। एक खास बात और, पश्चिमी तट पर बड़े डेल्टास क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। सूरत के दक्षिण में पश्चिमी तट पर कई छोटी नदियां हैं जो मानसून में उफनती हुई बहती हैं, टॉरेंट्स बन जाती हैं। कायदे से इन्हें डेल्टा बनाना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं बनते? इसका कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। इन हवाओं के कारण समुद्र में बहुत मजबूत लहरें, स्ट्रॉन्ग सी वेव्स उठती हैं। इन लहरों में जबरदस्त क्षरण शक्ति, ग्रेट स्काउरिंग पावर होती है। तो वो मिट्टी बहा ले जाती हैं। हाँ, वो नदियों के मुहानों से गाद को हटा देती हैं, डीसिल्ट कर देती हैं, और इस तरह पश्चिमी तट पर डेल्टा बनने में बाधा डालती हैं। डेल्टा के बजाय लंबे ऑफशोर बार बन जाते हैं जो लगून को घेरते हैं, खासकर दक्षिण में। समझ गया। अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदानों, ईस्ट कोस्टल लोलैंड्स पर। ये पश्चिमी निचले मैदानों की तुलना में ज्यादा चौड़े हैं। तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा चौड़े हैं, 100 से 120 किलोमीटर तक। लेकिन कहीं संकरे भी हैं? हाँ, गोदावरी डेल्टा के उत्तर में ये मैदान संकरे हो जाते हैं क्योंकि वहां पूर्वी घाट समुद्र के ज्यादा करीब आ जाते हैं। कहीं कहीं तो सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़े रह जाते हैं। यहाँ डेल्टा क्यों बनते हैं? जैसा हमने पहले बात की थी, प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव पूर्व की ओर है, इसलिए ताप्ती को छोड़कर दक्कन की लगभग सभी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। और वो अपने साथ लाई मिट्टी जमा करती हैं? बिल्कुल,
ये नदियां लगभग पूरे मैदान पर जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियम फैला देती हैं और कई जगहों पर बड़े बड़े डेल्टा लार्ज डेल्टास बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा। यहाँ समुद्री लहरें कमजोर होती हैं। हाँ, पश्चिमी तट की तुलना में यहाँ समुद्री लहरें बहुत कम उग्र, फार लेस फ्यूरियस होती हैं। इसलिए वो नदियों द्वारा लाए गए तलछट को हटा नहीं पाती और डेल्टा बन जाते हैं। ये डेल्टा कैसे हैं? ये डेल्टा बहुत उपजाऊ, फर्टाइल हैं और इनमें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, प्रॉपरली इरिगेटेड हैं। इसलिए यहाँ आबादी बहुत घनी है, डेंसली पीपल्ड। यहाँ भी लगून वगैरह मिलते हैं? हाँ, तट के किनारे कुछ जगहों पर स्पिट्स, जो रेत के लंबे संकरे जमाव होते हैं, लेगून्स और ऑफशोर बार्स विकसित हुए हैं। कहीं कहीं रेत के टीले, ड्यून्स भी मिलते हैं। और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। हाँ, डेल्टाओं के समुद्री किनारे पर उगने वाले मैंग्रोव वन यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। बंदरगाहों की क्या स्थिति? हाँ बर्ड्स, देखिए, समुद्र तट के उभरने के कारण तट के पास समुद्र उथला है, शैलो है। इसलिए बॉम्बे, अब मुंबई और मार्मा गांव को छोड़कर दोनों ही तटों पर गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों, डीप नेचुरल हार्बर्स का अभाव है। अच्छा, तो ये जो शब्द आए डेल्टा, लगून, स्पिट, कायल, ऑफशोर बार, रेज्ड बीच, वेव कट प्लेटफॉर्म, इन्हें श्रोता ध्यान में रखें। और आपने जो मानचित्रों का जिक्र किया था, हाँ, स्रोत सामग्री में पेज 2627 पर जो मानचित्र दिए गए हैं, वो इन सभी भौतिक विशेषताओं को विजुअलाइज करने में काफी मदद कर सकते हैं। भले ही श्रोता उन्हें देख ना पाएं, लेकिन कल्पना करने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो ये तो हो गया भारत का भौतिक स्वरूप। अब बात करते हैं सेक्शन 2.2 वेजिटेशन यानी वनस्पति की। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गतिविधि का इतिहास बहुत लंबा है। हजारों सालों से इंसान यहाँ रह रहा है और इसका असर यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति आवरण, वेजिटेशन कवर पर पड़ा है। मतलब जो जंगल आज है वो हमेशा से ऐसे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 5वां हिस्सा, 1/5 ही वन फॉरेस्ट माना जाता है, जिसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कह सकते हैं। और उसमें से भी केवल आधा ही आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट है। सबसे कम बदलाव कहाँ आया है? हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ का इलाका दुर्गम है, इनएक्सेसिबल टेरेन है, इसलिए वहाँ के जंगल सबसे कम बिगड़े हुए, लीस्ट डिजेनरेटेड माने जाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से स्थिति अलग थी। हाँ, बहुत अलग। सिकंदर महान के हमले के समय के विवरणों से पता चलता है कि तब मध्य पंजाब और गंगा यमुना दोआब में भी विशाल जंगल हुआ करते थे। स्पेट और लेयरमाउंट का भी कुछ कहना है इस बारे में? हाँ, स्पेट और लेयरमाउंट कहते हैं कि भारतीय पुष्प परिदृश्य, फ्लोरल लैंडस्केप में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक प्रजाति, स्पीसीज या प्रजातियों के समूह का पूर्ण प्रभुत्व, एब्सोल्यूट प्रीपोंडरेंस हो। इसके कुछ अपवाद हैं? हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे हिमालय की रोडोडेंड्रोन बेल्ट्स, उत्तर पश्चिम की अर्ध रेगिस्तानी वनस्पति, सेमी डेजर्ट वेजिटेशन और दक्षिण और उत्तर पश्चिम में कुछ जगहों पर मिलने वाले बांस, जो अक्सर पुरानी काटी गई जमीन पर उगते हैं। वनस्पति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? H.G. चैंपियन ने 1936 में एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया था। उन्होंने भारत की वनस्पति को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा था। 5 श्रेणियां? कौन कौन सी? पहली, मॉइस्ट ट्रॉपिकल टाइप्स, नम उष्णकटिबंधीय प्रकार। दूसरी, ड्राई ट्रॉपिकल टाइप्स, शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रकार। तीसरी, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल टाइप्स, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय प्रकार। चौथी, मॉन्टेन टेम्परेट टाइप्स, पर्वतीय समशीतोष्ण प्रकार। और 5वीं, अल्पाइन टाइप्स, अल्पाइन प्रकार। इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? मॉइस्ट ट्रॉपिकल कैसा होता है? मॉइस्ट ट्रॉपिकल मतलब वर्षावन, रेन फॉरेस्ट। ये या तो वेट एंड एवरग्रीन यानी गीले और सदाबहार होते हैं, या सेमी एवरग्रीन, अर्ध सदाबहार। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और शुष्क मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ पेड़ों का आवरण बहुत घना और ऊंचा होता है, डेंस एंड वेरी हाई ट्री कवर। कहाँ मिलते हैं ये? मुख्य रूप से मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर और असम में। हो सकता है अतीत में ओडिशा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी रहे हों। और ड्राई ट्रॉपिकल? ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है, जो साल के कुछ ही समय में होती है, और शुष्क मौसम लंबा होता है, जैसे मध्य और प्रायद्वीपीय भारत और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के साथ साथ। यहाँ मध्यम ऊंचाई के पेड़ और निचली सतह पर झाड़ियां, श्रब्स और कांटेदार वनस्पति, स्पाइनी वेजिटेशन मिलती है। मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल? ये एक तरह से बौने वर्षावन होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ रेन फॉरेस्ट्स। ये दक्षिण में नीलगिरी और अनाईमलाई पालनी हिल्स में मिलते हैं।
शायद पहले सतपुड़ा, मैकेल हिल्स और माउंट आबू पर भी रहे होंगे। माउंटेन टेम्परेट ये कहाँ है? ये हिमालय के निचले हिस्सों में मिलते हैं, जहां मध्यम लेकिन नियमित वर्षा होती है। यहाँ मुख्य रूप से ओक्स, चेस्टनट्स और लॉरेल्स जैसे पेड़ मिलते हैं। इनके अलावा पाइन्स, देवदार, सिल्वर फर्स, स्प्रूसेस भी पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन और बांस की कुछ किस्में भी। इनका कोई आर्थिक महत्व? हाँ, यहाँ से इमारती लकड़ी, टिम्बरवुड का निर्यात होता है, लेकिन इन जंगलों में आग लगने का खतरा बना रहता है, प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर्स। और आखिरी एल्पाइन टाइप्स। ये हिमालय के मध्य स्तरों पर मिलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन्स, रोडोडेंड्रॉन और बर्च जैसे पेड़ और वनस्पति मिलती है। इसके लिए भी मानचित्र है? जी हाँ, पेज 28 पर दिए गए मानचित्र से इन विभिन्न वनस्पति प्रकारों के वितरण को समझा जा सकता है। ठीक है, वनस्पति के बाद अब बात करते हैं सेक्शन 2.3 सॉइल्स यानी मिट्टी की। ये तो वनस्पति और कृषि, एग्रीकल्चर के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, मिट्टी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं। पारंपरिक रूप से भारत के मिट्टी को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता रहा है: जलोढ़, अलूवियम, रेगुर जिसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स और लैटेराइट। जैसा हमने पहले भी कहा, भारत गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का भारी जमाव है। मिट्टी के वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक प्रयास भी हुआ? हाँ, एक शुरुआती महत्वपूर्ण प्रयास रूसी वैज्ञानिक ज़ीजे शॉकल्स्काय ने 1932 में किया था। उनका काम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत में व्यवस्थित मिट्टी अध्ययन की नींव रखी। बाद में 1956 में भारत सरकार ने मृदा सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे की स्थापना की। स्रोत सामग्री में पेज 29 पर जो मानचित्र दिया गया है, वो शॉकल्स्काय के अध्ययन पर ही आधारित है। मिट्टी के साथ एक और मुद्दा जुड़ा है, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वनस्पति और कृषि को बनाए रखने के लिए मिट्टी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके दीर्घकालिक नुकसान होते हैं। इसे रोकना मुश्किल क्यों है? संरक्षण के प्रभावी होने के लिए पहले जमीन का समेकन, कंसोलिडेशन जरूरी है, और फिर ऐसे प्रेरक उपाय, पर्सवेसिव मेजर्स लागू करना, जिनके लिए बड़े पैमाने पर सहयोग की जरूरत होती है, वो काफी कठिन काम है। और मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी और उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर मुख्य रूप से वैज्ञानिकों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे इन्हें बनाए रखा जाए या बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमने भौतिक विशेषताएं, वनस्पति और मिट्टी की बात की। अब आते हैं एक बहुत ही रोचक पहलू पर, सेक्शन 2.4 परसेप्शंस ऑफ लैंडस्केप, यानी परिदृश्य की धारणाएं। कैसे समय के साथ लोगों ने अपने आसपास की जमीन को देखा और समझा। बिल्कुल, भौतिक विशेषताओं का जो हमने विवरण देखा, वो इस बात को समझने के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करता है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक लैंडस्केप की सोशल परसेप्शन कैसे विकसित हुई। तो प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया में शुरुआत कहाँ से हुई? सभ्यता की शुरुआत तो सिंधु के अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड रीजन में हुई। ऐसा लगता है कि शुष्क क्षेत्रों की नदी घाटियां कृषि आधारित समाज के उदय के लिए ज्यादा उपयुक्त थीं। गंगा के मैदानों की तरफ क्यों नहीं गए शुरू में? शायद उस समय की तकनीकी बाधाओं, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तलहटी के घने जंगलों को साफ करना और वहां बसना आसान नहीं रहा होगा। इसका कोई प्रमाण मिलता है? हाँ, प्रारंभिक वैदिक साहित्य, अर्ली वैदिक लिटरेचर में हमें संकेत मिलते हैं कि मानव बस्तियां धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब की तरफ फैली। ये अर्धशुष्क से अधिक आर्द्र क्षेत्रों की ओर का बदलाव था, जो शायद बसने वालों की बदलती जरूरतों को दिखाता है। जरूरतें कैसी? शायद शुरू के बसावट वाले लोग ज्यादातर खानाबदोश, नोमैडिक कैरेक्टर के थे, और वो हरे भरे चरागाहों की तलाश में आगे बढ़े। बाद में जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, एडवेंट ऑफ आयरन, तब शायद घने जंगलों को साफ करना और वहां स्थायी रूप से बसना संभव हुआ। तो लोहे ने रास्ता खोला? ऐसा लगता है। यहीं से वन सीमाओं पर हमला, असॉल्ट ऑन द फॉरेस्ट फ्रंटियर्स, शुरू हुआ। कृषि का प्रसार हुआ, जंगल से कुड़ेने लगे, और बड़े साम्राज्यों ने आकार लेना शुरू किया। राजशाही और गणराज्य, मोनार्कल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। हाँ, ये भी दिलचस्प है। ज्यादातर राजशाही राज्य गंगा के मैदान में केंद्रित थे, जबकि गणराज्य, रिपब्लिक्स, जो ज्यादातर राजशाही से पहले के माने जाते हैं, वो इन राज्यों की उत्तरी परिधि के आसपास हिमालय की तलहटी में थे। ऐसा क्यों?
एक संभावना ये है कि मैदानी इलाकों के दलदली जंगलों की तुलना में तलहटी के जंगली पहाड़ों को साफ करना ज़्यादा आसान रहा हो। इससे ये भी पता चलता है कि बसे हुए कृषि क्षेत्रों और आसपास के वन क्षेत्रों के बीच लगातार अंतःक्रिया, कंटिन्यूस इंटरैक्शन होती रहती थी। कौटिल्य ने क्या कहा है इस बारे में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जंगलों और पहाड़ों को दुश्मनों के खिलाफ एक प्रभावी बाधा, इफेक्टिव बैरियर के रूप में देखा गया है। साथ ही उन्होंने राजस्व, रेवेन्यू उत्पन्न करने के लिए वनों के प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का भी समर्थन किया। तो मतलब वनों और पहाड़ों को उनके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक और सामरिक महत्व के संदर्भ में देखा जा रहा था। क्या सिर्फ उपयोगिता ही देखी गई? कोई सौंदर्य बोध, एस्थेटिक वैल्यू नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक और सामरिक महत्व के अलावा परिदृश्य के सौंदर्यात्मक मूल्य की सराहना भी की जाती थी। प्राचीन साहित्य में इसके कई संदर्भ मिलते हैं जहां प्रकृति की प्रचुरता और उसके दृश्य आनंद का वर्णन है। कोई खास उदाहरण? प्राचीन तमिल कविता, एंशिएंट तमिल पोएट्री, एक अद्भुत उदाहरण है। उसमें पुरुष और महिला के बीच के प्रेम को आंतरिक स्व और बाहरी दुनिया की आदर्श अभिव्यक्ति माना गया। कैसे? प्रेम में अलगाव और मिलन के अलग अलग मूड्स को दर्शाने के लिए बाहरी प्राकृतिक दुनिया की कुछ खास विशेषताओं को उधार लिया गया। उन्होंने 4 प्रकार के स्थान या तिनई की कल्पना की। हर स्थान का एक देवता था और उस क्षेत्र की विशेषता बताने वाले किसी फूल या पेड़ के नाम पर उसका नाम रखा गया। कौन कौन से थे ये स्थान? पहला मुल्लई। ये चमेली की एक किस्म है और ये नाम जंगलों के लिए था जहां चरवाहों के देवता मायोन विचरते थे। दूसरा कुरिंजी। ये एक पहाड़ी फूल है और ये नाम पहाड़ों के लिए था जहां युद्ध और सौंदर्य के देवता मुरुगन का वास था। और तीसरा मारुदम। ये पानी के पास उगने वाला लाल फूलों वाला पेड़ है और ये नाम देहाती क्षेत्र के लिए था जहां वर्षा देवता वेंटन का शासन था। चौथा नईतल। ये एक पानी का फूल है और ये नाम रेतीले समुद्र तट के लिए था जहां पवन देवता का प्रभाव था। पांचवा भी था कोई? हाँ, एक पांचवा क्षेत्र पलाई या रेगिस्तान, बंजर भूमि, डेजर्ट वेस्ट का भी उल्लेख है, लेकिन इसे कोई खास भौगोलिक स्थान नहीं दिया गया क्योंकि माना जाता था कि कोई भी पहाड़ या जंगल गर्मी में सूखकर बंजर भूमि बन सकता है। इसका नाम पलाई पेड़ के नाम पे है जो कथित तौर पर सूखे से अप्रभावित रहता है। ये वर्गीकरण A.K. रामानुजन की किताब द इंटीरियर लैंडस्केप में बहुत खूबसूरती से समझाया गया। ये तो कमाल की बात है। अब मध्यकाल मिडीवल पीरियड की ओर आते हैं, तब परिदृश्य कैसा था? फारसी स्रोतों, पर्शियन सोर्सेज से पता चलता है कि तब भी जैसे गंगा यमुना दोआब में आज की तुलना में परिदृश्य काफी अलग था। अलाउद्दीन ने क्या किया? उसने व्यापारियों और यात्रियों के लिए मार्ग सुरक्षित बनाने के लिए उस जंगल को साफ करने का आदेश दिया था। 13वीं शताब्दी से ही जंगलों का गायब होना शुरू हो गया था। कोई और उदाहरण? 17वीं शताब्दी में मारवाड़ राज्य के मुनहता नैणसी ने मेवाड़ क्षेत्र के पहाड़ों का वर्णन किया है और खासतौर पर पहाड़ों पर पानी की उपलब्धता का जिक्र किया है। इससे यह भी पता चलता है कि नदियां अक्सर राज्यों की राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल बाउंड्री तय करती थीं। एक और रोचक उदाहरण है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के क्षेत्र का। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उन दोनों राज्यों के बीच के क्षेत्र को वहां उगने वाले खास पेड़ों के आधार पर परिभाषित किया गया। आंवला का पेड़ मेवाड़ को दर्शाता था, जबकि बबूल मारवाड़ की पहचान था। ये एक तरह से अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्रों के मोटे विभाजन का सुझाव देता है। परिदृश्य को सिर्फ पेड़ पौधों से ही नहीं, जानवरों से भी जोड़ा जाता था। लैंडस्केप एंड एनिमल्स। बिल्कुल, परिदृश्य को न केवल कृषि बल्कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के संदर्भ में भी देखा जाता था। प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक कामों में इसके संदर्भ मिलते हैं। कैसे? कुछ परिदृश्यों को वहां पाए जाने वाले जंगली जानवरों के आधार पर परिभाषित किया गया, जैसे जिम कॉर्बेट की किताबें मैनीटस ऑफ कुमाऊं वगैरह, वो उस क्षेत्र की खास छवि पेश करती हैं। फ्रांसिस जिमरमैन ने अपने काम जंगल एंड द अरोमा ऑफ मीट्स में दिखाया है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों के प्रकार के आधार पर परिदृश्य का विवरण निर्मित किया जाता था। अब आते हैं औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड पर। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत की जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वैज्ञानिक रूप से प्रलेखन साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड तो किया, ये मानना पड़ेगा जी। लेकिन उनकी नीतियां, पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स ने भारतीय परिदृश्य के चरित्र को बहुत बदल दिया। कैसे?
उनकी इमारती लकड़ी टिम्बर की मांग बहुत ज्यादा थी, शुरू में जहाज बनाने के उद्योग के लिए और बाद में रेलवे स्लीपरों के लिए। इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अंदरूनी इलाकों इंटीरियर लैंडस्केप्स तक पहुंच बनाई और जंगलों की बेतहाशा कटाई की। जब उन्हें इसका नुकसान समझ आया तब जब इस लापरवाह कटाई का असर साफ दिखने लगा तो उन्होंने इसकी भरपाई करने की कोशिश की। लेकिन कैसे? विविध प्राकृतिक वनों को काटकर उनकी जगह व्यावसायिक रूप से फायदेमंद प्रजातियों की मोनोकल्चर खेती, कल्टीवेशन ऑफ मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल स्पीशीज को बढ़ावा दिया। मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाना, हाँ, जैसे सागौन या साल के जंगल लगाना। इस घुसपैठ और व्यावसायिक किस्मों को बढ़ावा देने से उस क्षेत्र का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। और कहीं ऐसा हुआ? हाँ, देश के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में जब वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था, प्लांटेशन इकोनॉमी फैली, जैसे चाय, कॉफी, रबर के बागान लगे, तो वहां के भी प्राकृतिक वन आवरण का सफाया हो गया और उसकी जगह व्यावसायिक पौधों के मोनोकल्चर ने ले ली। सिर्फ जंगल ही बदले या और भी कुछ? कैनाल्स एंड रेलवेज? नहीं, सिर्फ वन आवरण ही नहीं बदला। ऊपरी भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में नहरों के जाल, कैनाल नेटवर्क्स के निर्माण से भी उन क्षेत्रों के परिदृश्य में भारी बदलाव आया। इसका कोई खास अध्ययन है? हाँ, रोहन डिसूजा ने ओडिशा डेल्टा में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे पहले नहरों के निर्माण ने और बाद में शाही हितों की रक्षा के लिए बनी रेलवे लाइनों ने वहां के पूरे लैंडस्केप को बदल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो औपनिवेशिक काल में आया। जी हाँ, परिदृश्य अब मुख्य रूप से एक संसाधन बन गया था जिसे अंग्रेजी हुकूमत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा के बाद सेक्शन 2.5 पर आते हैं। मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या हैं? इसे सारांश न कहकर कुछ मुख्य बिंदु कह सकते हैं। पहला, कि भारतीय परिदृश्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं और ऐतिहासिक काल में उनमें जो परिवर्तन हुए, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मानव बस्तियों के प्रकार और उनके विकास को निर्धारित किया है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे सिंधु घाटी में जलोढ़ मिट्टी के जमाव ने सभ्यता को जन्म दिया, फिर कृषि आधार बढ़ाने की जरूरत ने लोगों को दोआब के जंगली क्षेत्रों की ओर धकेला, जिससे कृषि सीमा का विस्तार हुआ और वनाच्छादित क्षेत्र सिकुड़ते गए। तीसरा बिंदु। तीसरा, दक्षिण भारत में हमने देखा कि कैसे ज्यादा स्पष्ट रूप से सीमांकित पर्यावरणीय क्षेत्र बने, जैसे मुल्लई, कुरिंजी वगैरह, जिनका सांस्कृतिक महत्व भी था। और चौथा, औपनिवेशिक काल के बारे में? चौथा, औपनिवेशिक नियंत्रण ने परिदृश्य में बहुत बड़े और अक्सर अपरिवर्तनीय बदलाव लाए। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, विकास ने बाकी सभी विचारों पर हावी हो गया, परिदृश्य बदला और कई बार वनस्पति रूपों का ऐसा नुकसान हुआ जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इसमें क्या सबक है? लेसन फॉर अस। सबक यही है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताएं, डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज तय करते समय पर्यावरणीय संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और उन कारकों पर ध्यान देना ही होगा जो पर्यावरण के क्षरण, डिग्रेडेशन को जन्म देते हैं। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, संतुलन ही कुंजी है। अब सेक्शन 2.6 एक्सरसाइजेज, शोध सामग्री में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। हाँ, कुछ अभ्यास हैं, जैसे भारत की उत्तरी सीमा का पता लगाना, महत्वपूर्ण दर्रों के नाम बताना, प्रमुख भौगोलिक विभाजनों का वर्णन करना, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना करना और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना। श्रोता चाहे तो अपनी समझ को परखने के लिए इन पर विचार कर सकते हैं। और सेक्शन 2.7 सजेस्टेड रीडिंग, अगर कोई और गहराई में जाना चाहे। जी, स्रोत सामग्री में कुछ और पुस्तकों के सुझाव हैं, जैसे गोपाल सिंह की ए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और रोमिला थापा की हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1। और मानचित्रों के लिए स्पेट और लियरमोंट का काम तो खैर क्लासिक है ही। बहुत खूब। तो आज हमने भारत के परिदृश्य की एक लंबी यात्रा की। हाँ, और चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत का विकास जारी है, हम आर्थिक प्रगति और अपने इस विविध और अनमोल परिदृश्य के संरक्षण की बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, खासतौर पर तब जब जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। How can we balance economic progress with the conservation of our diverse landscapes as India continues to develop, especially considering the growing threat of climate change? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आज की ये बातचीत यूपीएससी की तैयारी में भूगोल और मानव पर्यावरण संबंधों को समझने में निश्चित रूप से मददगार होगी। और साथ ही ये अपने देश,
भारत को और बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि श्रोता इस चर्चा को, खासकर महत्वपूर्ण तथ्यों और नामों को याद रखने के लिए दोबारा जरूर सुने। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें इस तरह की सामग्री बनाते रहने के लिए प्रेरित करता है। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना सहयोग दिखा सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी। आप सभी की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।